हेलो फ्रेंड्स, पाठशाला अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मौर्य वंश से रिलेटेड हर उस टॉपिक को कवर कराऊंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी माता का नाम मौरा था तथा इनके गुरु का नाम चाणक्य था और चाणक्य की सहायता से ही इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद का अंत कर दिया था और उसकी पुत्री दूरधा से विवाह कर लिया था। और जब वह मगध का शासक था तब एक यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने उस पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया था और उसकी बेटी कालनेलिया से विवाह कर लिया था। और सेल्यूकस निकेटर ने उसे दहेज में आरोकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेमियाई, कंधार, मकरान तथा हेरात दे दिए थे, जो अब पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और उसने एक इंडिका बुक लिखी और उसमें इसने मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी थी। सहगोताम अभिलेख यह गोरखपुर में स्थित है। इस अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा की गई है। जूनागढ़ अभिलेख यह गुजरात में स्थित है और इसमें यह रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और उसकी शिक्षा उसने बदबहाव के नेतृत्व में ली थी और वह बदबहाव के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया था और वहां से उसने 29 BC में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और यह तक्षशिला का ब्राह्मण तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य भी था। इसने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी और जिसमें इसने मौर्य वंश के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। इंपॉर्टेंट नोट्स, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंडोकोटस शब्द का प्रयोग किया है और जस्टिस ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अपनी बुक में सेंडोकोटस शब्द का प्रयोग किया है और सेंडोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका पता विलियम जोन्स ने लगाया था। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिलेटेड क्वेश्चंस अब बनने लगे हैं तो ये से याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। ये अगला शासक बना। इसकी माता का नाम दूरधरा था और इसकी समय में पे 2 राजदूत आए थे। एक सीरिया के नरेश एडियोकोटस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा और मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने भी अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा था। इसके समय कश्मीर में विद्रोह हो गया था, जिसे दबाने के लिए अपने सबसे बड़ा बेटा सुशीम को भेजा था, परंतु वह इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। फिर उसने अपना छोटा बेटा अशोक का भेजा और उसने उस विद्रोह को दबा दिया था और वह उस समय अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और इसने कलिंग पाकमन 261 ईसा पूर्व में किया था, जब वहाँ के राजा नंदराज थे। और कलिंग आक्रमण की जानकारी खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और युद्ध को छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा उसे अपने भतीजे निग्रोध से मिली थी और उसने शिक्षा उपगुप्त से ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी सुमित्रा को श्रीलंका भेजा था और श्रीलंका के राजा ने सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियां गुफाएं दान में दे दी थी। पहली थी सुदामा, दूसरी कर्ण, तीसरी चोपड़ा, चौथी थी विष्णु झोपड़ी। अशोक के अभिलेख, यह पहला भारतीय शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था और इसकी यह प्रेरणा उसने इराक के राजा डेरियस से ली थी और इसने अपने अभिलेखों में प्राकृत भाषा का यूज़ किया था। और अशोक के जो अभिलेख थे वे 4 लिपियों में लिखे गए हैं। पहली ब्राह्मी लिपि यह भारत से मिली है, ग्रोस्टी लिपि है पाकिस्तान से मिली है, अरमाइकी लिपि यह अफगानिस्तान में से मिली है और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेंस को मिली थी और अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी लिखवाया है। और मध्य प्रदेश के गुजरा में, कर्नाटक के मास्की में, नेदर और उदयगलान के अभिलेखों में अशोक ने अपना नाम अशोक ही लिखवाया है। ब्राह्मो अभिलेख ये राजस्थान में स्थित है और इस अभिलेख में अशोक ने अपना नाम मगध का सम्राट बताया है।
अशोक के जो लघु अभिलेख है उसमें पहला आता है रूमंदेही अभिलेख। रूमंदेही अभिलेख ये सबसे छोटा अभिलेख है और ये अफगानिस्तान के कंधार में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की पर चर्चा की है। कौशाम्बी अभिलेख यह यूपी में स्थित है और इस अभिलेख में उसने अपनी पत्नी कारवाकी द्वारा दिए गए ज्ञान की चर्चा की है और इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और अकबर इस अभिलेख को इलाहाबाद लेकर चला गया था। टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख। टोपरा अभिलेख हरियाणा में स्थित है और मेरठ अभिलेख यूपी में स्थित है। और फिरोज शाह तुगलक इन दोनों को दिल्ली के तुगलकाबाद में लेके चला गया था। रामपुरवा अभिलेख और लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख, ये दोनों ही अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। और अशोक के अबाई चतुर्दश अभिलेख, पहला शिलालेख आता है। इसमें उसने अहिंसा पर बल दिया है तथा पशु बलि पर रोक लगाई है। द्वितीय शिलालेख, इसमें उसने पशु चिकित्सा की चर्चा की है तथा दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल, पुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा की है। तीसरा, इसमें अशोक ने 3 अधिकार राज्य युद्ध तथा प्रत्यक्ष की चर्चा की है जो धर्म प्रचार के लिए थे। चौथे में उसने बहरी घोष के स्थान पर धर्म घोष दैट मीन्स बौद्ध धर्म की चर्चा की है, बौद्ध की नीति की चर्चा की है। पांचवें में उसने धम्म महामात्र नामक अधिकार की चर्चा की है जो धार्मिक प्रचार जीवन की देखरेख करता है। छठे में उसने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। सातवें, ये शिलालेख ही सबसे बड़ा शिलालेख है और इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा की गई है। 9वें अभिलेख में इसमें बोला है अशोक ने कि छोटे मोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगाया है। 10वें में इसने धर्म के महत्व के बारे में चर्चा की है। 11वें में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताए। 12वें में स्त्रियों की स्थितियों को सुधार करने के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकार की चर्चा की गई है। 13वें 14 अभिलेख में इसमें कलिंग की चर्चा की गई है। और 14वें में अशोक ने धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। और 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा था और अशोक का कोई ऐसा अधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था जो एक बहुत कमजोर तथा अयोग्य शासक था और जिसकी मृत्यु शुंग वंश के शासक ने कर दी थी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।